Welcome to SN Chaudhary Physics classes at BD Gurukul. Today I am going to discuss AC circuit containing capacitance only. आप सभी बच्चों का BD गुरुकुल में स्वागत है। आज हम आपको AC सर्किट जिसमें कैपेसिटर होते हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन AC सर्किट भी बोलते हैं या AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। अब बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन है जहाँ बड़े डेरिवेशन तो आपको नहीं दिए जाएंगे और डेरिवेशन नहीं निकालने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको इनका डायग्राम देखना है, साथ साथ इनके कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, ये सारी बातें देखना है। ये सारे के सारे आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ कर्सर देखो बेटा। सबसे पहले हमने क्या किए हैं, एक कैपेसिटर को हम एसी सर्किट, ये एसी सिंबल है, अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है, इसी में हमने एक कैपेसिटर सी जोड़ दिए। अब आप जानते हो डीसी में तो कैपेसिटर काम नहीं करता, वो तो एज ए इन्फिनाइट रेजिस्टेंस का काम करता है, करंट को ब्लॉक करता है, परंतु एसी में ऐसा नहीं है, क्योंकि एसी में हमेशा प्लस माइनस होते रहते हैं, जिसके कारण ये आपको देते हैं। अब यहाँ पर देख लो, बनाते समय the schematic diagram of an AC circuit containing capacitance only is shown in figure. ये आपके दिखा दिए। कंसीडर एन अल्टरनेटिव, यहाँ उसके बाद देखो जैसे हमने इंडक्टर्स में बताया, रेजिस्टेंस में दिखाया, ठीक ऐसा ही सब कुछ वैसा ही चल रहा है, थोड़ा सा चेंज है। अब आप लोग केयर करोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इनके ऊपर क्वेश्चंस बराबर आते हैं। कंसीडर एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ supplied to capacitor is given by E equal to E naught sin omega t. E equal to E naught sin omega t, ये कैपेसिटेंस जो था उसमें हमने अप्लाई किया। Let Q is the charge on the capacitor at any instant t. Then potential difference developed across the plate of capacitor is given by V equal to Q by C. अब यहाँ पर देखो बेटा, मान लो ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर पर किसी भी समय, ये दो कैपेसिटर हो गए, इनके प्लेट है कैपेसिटर का, इनके ऊपर जो चार्ज हमने दिया वोल्टेज, जिसके कारण ये वोल्टेज जो है आपके Q अपॉन C बना। अब यहाँ पर जो देखते हैं Q अपॉन C बना, तो देख लो इसी में एक तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो ये वोल्टेज अपोज करेगा सप्लाइड ईएमएफ को। अब ये अपोज करेगा और अप्लाइड ईएमएफ जो है करंट फ्लो करना चाहेगा, तो करंट बना रहे, फ्लो करता रहे, इसके लिए हमें दोनों वोल्टेज कम से कम इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एवरी इंस्टेंट द पोटेंशियल डिफरेंस V developed across plates of capacitor must be equal to applied EMF to continue current in the circuit. सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए इतना होना जरूरी है। इसका मतलब हो गया V इक्वल टू E, ये हमारा हो गया V इक्वल टू E के बराबर। अब देखो बेटा, ऊपर हमने इक्वेशन सेकंड में V की वैल्यू निकाले थे, V इक्वल टू Q बाई C, और ये आपके ये E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों को हमने पुट कर दिया, C को क्रॉस मल्टीप्लाई करके RHS में ले आए, Q इक्वल टू CE नॉट साइन ओमेगा टी। अभी आपने रेजिस्टेंस में भी देखा था, इंडक्टर्स में भी देखा था, जहां पर हमने इंटीग्रेट किए थे, लेकिन यहाँ पर मुझे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये ध्यान देना, क्योंकि हम I इक्वल टू जानते हैं Q बाई टी। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों साइड किए तो हमारे पास हो गया dq बाई dt। अब देखो यहाँ पर t ओमेगा t के साथ है, तो ये वेरिएबल्स है, इन दोनों के साथ कोई t नहीं है c ई नोट के साथ, इसलिए ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया d साइन ओमेगा t बाई dt। फिर हम क्या जानते हैं, dq बाई dt, ये हमारा होता है करंट I।
ये आई के बारे में जानते तो आई लिख देंगे, और यहाँ पर यूजिंग चेन रूल ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी अपॉन इंटू ओमेगा। जैसे चेन रूल हम लगा के निकालते हैं, देख लो यहाँ पर हम डायरेक्ट किए हैं, बट डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू आई इंस्टेंटेनियस करंट एट टाइम टी एंड आई इक्वल टू सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इस तरह से आई इक्वल टू क्या निकल गया, ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी निकल गया। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे तो दोनों का दोनों एंगल साइन में ही होना चाहिए, तब ये तो पता चलेगा जो भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक कॉस है एक साइन है, तो वहां पर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये किए। अब आई इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी हमने यहाँ लिखे हैं। अब देख लो आई इक्वल टू इसमें से सी जैसे है और ओमेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होने पर यही बन जाएगा ओमेगा सी ई नॉट। तो हमने ई नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी लिख दिए। और क्या हम जानते हैं, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ पर हमने क्या किए, तो cos ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 90 हमने बाद में लिखा, कोई अंतर नहीं पड़ता इससे। अब इसी के आधार पर देखो बेटा, यहाँ पर आई इक्वल टू ए नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब हमें चाहिए मैक्स, पूरे साइकिल का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। द करंट विल बी मैक्सिमम, दैट इज आई इक्वल टू आई नॉट व्हेन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 इज मैक्सिमम, दैट इज इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है। ऐसा पुटिंग करने से हमें क्या मिल जाएगा, देखो आई को तो हमने आई नॉट कर दिया मैक्सिमम करंट, और ई अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 के बदले हमने 1 लिख दिया। इस तरह से हमें क्या इक्वेशन मिल गया, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी। ये इक्वेशन हमारे पास 4 बन गए। चलो अब ई नॉट अपॉन 1 बाय ओमेगा सी के बदले हम आई नॉट होता है, इसको हम ऊपर के इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पर देखो इक्वेशन 3 में, तो तब हमें क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पर देखो आई इक्वल टू आई नॉट, इक्वेशन 5 मिल गया, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, यही हमारा था। दिस इज द फॉर्म ऑफ एसी, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट डेवलप्ड अक्रॉस सी। सी के ऊपर ये हमारा डेवलप हुआ। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट में क्या था बेटा, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसी की मदद से जो करंट निकाले उसमें आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। हमें कंपैरिजन में साइन का देखना है, तो वहां ओमेगा टी था, यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसका मतलब देख लो, प्लस ओमेगा टी से 90 डिग्री ये आगे जा रहा है करंट। मतलब जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई तो वोल्टेज अपने एंगल पर चल रहा है, इसके एंगल से 90 डिग्री आगे चला जाएगा करंट, जिसको हम लिखते हैं ऐसे। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड 5 वी फाइंड दैट करंट आई लीड्स, मींस आगे जा रहा है, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्री फेज एंगल। आया गुड़िया समझ में यहाँ तक? हेलो, यस सर। आपके ये समझ में आ गए? यस सर। अच्छा, अब इसी के आधार पर देखो, अब हम बनाते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर्स ओनली। तो फेजर डायग्राम में हम बनाना सिखाए थे, करंट ईएमएफ को तो हम वैसे ही डाल देते हैं। द फेजर डायग्राम ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग सी ओनली इज शोन इन फिगर। हियर फेजर आई नॉट इज turned anti-clockwise through 90 degree from the direction of EMF. EMF of phasor E naught. Their projection on Y dash gives the instantaneous values of E and I. देखो अब इसका डायग्राम जो हम बना रहे हैं, देख लो, हमने आपको कहा था
जैसे कि हम सबसे पहले ये एक एक्सिस, ये लाइन खींचते हैं एक्स एक्सिस, और इसी के सीधे में इधर भी खींच देते हैं। यहाँ एक लाइन परपेंडिकुलर डाल दिए, सेम पैरेलल एक दूसरा परपेंडिकुलर यहाँ। इससे क्या होगा, जो दोनों का स्केल सेम रहेगा। अब बीच में यहाँ पर डॉटेड लाइन डाल देते हैं। अब हम सबसे पहले E इक्वल टू जो निकालते E नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने निकाल दिया। ओमेगा टी की डायरेक्शन ये है। अब यहाँ से जो हम E से परपेंडिकुलर डालेंगे तो देख लो वाई वाई डैश को भी यहाँ पर टच करता है, यहाँ पर भी ये टच किया है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये होगा E की वैल्यू E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से ओमेगा टी एंगल बनाते हुए हमने एक इसको फेजर कहते हैं, E नोट फेजर कहते हैं, ये ड्रॉ किया। इनके बीच का एंगल ओमेगा टी है। अब करंट जो है इससे 90 डिग्री आगे चलते हैं, तो इसी लाइन के ऊपर हमने 90 डिग्री का ये बना दिया। ये करंट, इसका छोटा रखेंगे क्योंकि करंट का वैल्यू छोटा होता है। अब यहीं से देखो डू लाइन करते चले गए, ये यहाँ आ गया, टच किया। तो इस तरह से इसका हमने ये ग्राफ बना दिया, डॉटेड लाइन। अब कहोगे सर एमसीक्यू में क्या देंगे, तो एमसीक्यू में ऐसे ही दे देंगे और कहेंगे पहचान करो जो करंट का कौन है ग्राफ, ईएमएफ का कौन है ग्राफ, नंबर एक। दूसरी बात आपसे पूछ लेंगे ये कैपेसिटिव सेक्ट का, कैपेसिटर का फेजर डायग्राम है या इंडक्टर का फेजर डायग्राम है या रेजिस्टेंस का डायग्राम है। इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछ लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा आपको? हेलो? Yes, sir. हाँ, अब देखो बेटा जब ये समझ में आ गए तो ऊपर जो लिखना था तो लिख ही दिए। अब आपको इसके ऊपर जो शॉर्ट शॉर्ट न्यूमेरिकल्स रहते हैं, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, वो कैसे लिखते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल्स में देख लो, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स जैसे हम दिए हैं, एक यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल देखो बेटा। यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अब ये क्या चीज है जिसको हम एक्सिस से शो करते हैं। कंपेयरिंग आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। और ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जगह पर यहाँ पर क्या है, 1 बाय ओमेगा सी है। और ये 1 बाय ओमेगा सी जो है रेजिस्टेंस की जगह पर है, इसका मतलब कैपेसिटर जो है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो कैपेसिटर जो एसी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, रोकता है, अपोज करता है, इसी को हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, एक्सी। अब इसी को देखो, वी फाइंड दैट 1 बाय ओमेगा सी, हम लिख भी दिए हैं, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा लिख भी दिया हूं, इसलिए ये लेक्चर की तरह काम करेगा, नोट्स की तरह भी काम करेगा, जैसे आप फायदा उठाना चाहो। We find that 1 upon omega c represents effective resistance offered by capacitor. This is called capacitive reactance. The effective resistance offered by a capacitor in AC circuit is called capacitive reactance. It is generally denoted by Xc. Hence, capacitive reactance is the effective resistance offered by a capacitor in an AC circuit. कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस इज जनरली डिनोटेड बाय एक्सी। इस तरह से देखो बेटा, तो एक्सी इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाय ओमेगा सी हो गया। और ओमेगा की वैल्यू हम क्या जानते हैं, 2 पाई नू जानते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखोगे तो इस पर आपके न्यूमेरिकल बनेंगे छोटे छोटे एमसीक्यू में। साथ साथ यहाँ पर क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पर ये एक्सी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेसिप्रोकल में क्या है, सी है। अब यहाँ सी डिनोमिनेटर है, सी का वैल्यू बढ़ेगा ये रिएक्टेंस घट जाएगा, और सी का वैल्यू कम होने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। कहने मतलब यदि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम है तो रिएक्टेंस ज्यादा होगा, और कैपेसिटेंस ज्यादा है तो रिएक्टेंस ज्यादा होगा। दूसरी बात क्या है इसमें हम देखते हैं, एक्सी इक्वल टू 1 बाय 2 पाई नू, नू नीचे है, मीन्स एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आपके जो है एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नू।
तो अब इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, यहाँ पर यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर एक्सी घट जाएगा, अब फ्रीक्वेंसी कम होने पर एक्सी बढ़ जाएगा। तो इनका जो ग्राफ बनाते हैं, नू को हमने इधर ड्रॉ किए अलोंग एक्स एक्सिस और एक्सी को अलोंग वाई एक्सिस ड्रॉ किए, ये कर्व हमें मिलता है पैराबोलिक शेप में। साथ साथ एक्सी और सी के बीच का ग्राफ, तो ऐसे ही ग्राफ दे देंगे और कहेंगे पहचान करो ये ग्राफ किसका है। आए बेटा समझ में यहाँ तक? हेलो। Yes, sir. हाँ, अब आपके देखो इसके बाद है क्लियरली कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एज एज वेल एज कैपेसिटिव capacitance of the capacitor, का मतलब कैपेसिटिव reactance is inversely proportional to capacitance of the capacitor and frequency of the AC supply. In DC सर्किट, यदि हम यहाँ पर DC सर्किट लिखेंगे तो देखो बेटा, DC सर्किट का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, उसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, तब तो हम क्या लिखेंगे, XC = 1/ωc, दैट इज 1/2 पाई नू सी। अब नू की जगह पर 0 पुट कर दो, रिजल्ट में डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो इन्फिनाइट। इसलिए आप जब थर्ड चैप्टर में सर्किट में कैपेसिटर देखते थे तो वहां पर जनरली हम कहते थे बेटा इससे करंट पास नहीं करेगा। क्यों नहीं पास करेगा, तो इसका आंसर अब आपको यहाँ पर है, क्योंकि डीसी सर्किट में ये एक इन्फिनाइट रेजिस्टेंस की तरह दिखाता है। क्यों, तो दोनों टुकड़े टूटे हुए हैं, ब्रोकन है, वहां क्लोज नहीं है। अ कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, इसलिए डीसी के थ्रू सॉरी कैपेसिटर के थ्रू डीसी फ्लो नहीं करता है। अब एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ओम, जैसे रेजिस्टेंस का जो काम था वही काम ये भी करता है, इसको हम लिखते हैं एसआई यूनिट ओम में ही। डायमेंशनल फार्मूला इज सेम एज XC = m⁻1 L2 T⁻³ A-2, ये भी रेजिस्टेंस का ही डायमेंशन है। यहां तक समझ में आ गए बेटे? हेलो। Yes, sir. हाँ देखो गुड़िया, अब आपको मैं ये बता देता हूँ, आज हम जैसे कल पिछले क्लास और इस क्लास में बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर्स इन एसी सर्किट, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन एसी सर्किट, ये एक बार पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो है ही, समझ में लो, और साथ साथ कम से कम फार्मूला बेटा और डायग्राम याद कर लो। ये जब याद होगा तब ये अब आपको आगे की टॉपिक समझ में आएंगे। आगे के टॉपिक्स भी हम अपलोड कर चुके हैं, इसको जरा आज स्पेशली, अभी कोई पेपर भी है कि खत्म हो गए? कल है सर। कल है पेपर, किस सब्जेक्ट का? मैथ्स का। हेलो, तब क्यों हम आपका क्लास ले लिए अभी? चलो कोई बात नहीं, तो आप मैथ के बाद इसको देख लेना, जिससे कि नेक्स्ट क्लास कल हम दे देंगे तो आरएलसी सर्किट करके ओवर कर देंगे। चलो, आपको, आप सभी बच्चों को ये है, यदि आपको वीडियो सही लगे, अच्छा लगे, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और साथ साथ मैं सभी बच्चों से ये भी कहने जा रहा हूँ कि हमने टेस्ट पोर्टल लॉन्च किया है। वो टेस्ट पोर्टल आपको, टेस्ट के लिए आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको पासवर्ड और यूजर नेम दे देंगे, जिसके आधार पर हर संडे 4 PM 4 बजे आपका ये टेस्ट होगा। MCQ फिजिक्स के लिए चैप्टर वाइज होगा। ये क्वेश्चन रेडी होने पर आपको CBSE का भी टॉपिक समझ में आ जाएगा, नीट का भी होगा और जेई का भी होगा। थैंक यू।